आज मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन न जाने क्यों वो लोग मुझे बहुत अजीब लग रहे थे और उनके साथ आने वाली उनकी भतीजी तो बहुत ही अजीब थी। मैं अपनी अम्मा के सामने बैठी लगातार एक ही बात कह रही थी कि अम्मा, मेरी शादी वहाँ मत कराइए। जबकि मेरी अम्मा बेतहाशा बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? इतना अच्छा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं मिलता। और देखो बेटी, भगवान की मर्जी में खुश रहना चाहिए। ये रिश्ता भगवान की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। देखना, मेरा दिल कहता है वो बहुत अच्छे लोग हैं और जो लोग भगवान को नाराज़ करते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मेरी अम्मा किसी भी हालत में मेरी शादी वहाँ कराना चाहती थी और मुझे वहाँ शादी करना सही नहीं लग रहा था। मैं अपनी माँ को धैर्य से समझाते हुए बोली, अम्मा, मेरी उम्र नहीं निकली जा रही, आप क्यों इतना ज़्यादा सोच रही हैं? मैं भगवान को नाराज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है कि उनका परिवार थोड़ा अलग है और सबसे ज़्यादा मुझे वो लड़की समझ नहीं आती। वो मेरी वो मेरे होने वाले पति की भतीजी है, लेकिन उसका अंदाज बहुत अजीब होता है। अम्मा, क्या आपने महसूस नहीं किया इस बात को? लेकिन मैंने बहुत महसूस किया है। मैं किसी भी तरह अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई और पसंद था या फिर मुझे ये लड़का पसंद नहीं था, मगर मैं बहुत जल्दी लोगों को पहचान लेती थी और मैं अपने होने वाले पति की भतीजी को देखकर इतना जान चुकी थी कि ये लड़की अच्छी संगत में नहीं रहती। जबकि मेरी अम्मा अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई थीं। कुछ पल बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और यही मेरी हद हो गई थी। मैं तुरंत उनके कदमों में बैठते हुए नरम लहजे में बोली, माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। आपकी बात पर सर आंखों पर मैं विश्वास करती हूँ। आप जिससे कहेंगी मैं शादी कर लूँगी। जिससे भी आप मुझे बांधना चाहेंगी उसका साथ मुझे मंजूर है। मगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। आप क्यों मुझे किसी अंधे कुएं में धकेलना चाहती हैं जिसमें सिवाय अपमान के और कुछ नहीं है? आप नहीं जानती, मैंने उस लड़की को देखा है। वो बहुत अलग है। उसकी हरकतें, उसका अंदाज ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो अच्छी लड़की नहीं है। और अगर वो लड़की अच्छी नहीं है तो इसका मतलब उसका परिवार भी अच्छा नहीं है। जबकि मेरी अम्मा तड़प कर बोली, तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हारा दिमाग घुटनों में आ गया है। तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं होगी बल्कि उसके चाचा से होगी। और तुम ज़्यादा मत सोचो। तुम्हें बड़ों के मामले नहीं पता तो चुप रहो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी शादी हर हाल में वहीं कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी अम्मा ये कहकर अपने कमरे में बंद हो गई थीं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज वो लोग मुझे देखने के लिए आए थे और उस लड़की का मुझसे अजीब अजीब तरह के सवाल पूछना बहुत अजीब लग रहा था। आप क्या पहनना पसंद करती हैं? क्या आपके लड़के दोस्त हैं? और क्या आप उनसे मिलने जाती हैं? क्या आप लेट नाइट पार्टी करती हैं? ये बातें बोलने की नहीं होती, मगर मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज़ बताएं ना। उस लड़की का अंदाज बहुत अजीब था। न जाने क्यों वो लड़की मुझे गलत महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोहरी व्यक्तित्व वाली हो, मगर मैंने कोई नतीजा निकालना जरूरी नहीं समझा था। मेरी माँ को मेरे होने वाले पति बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने बिना मेरी राय लिए उन लोगों को हाँ बोल दिया था। कुछ ही पल का खेल था और शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी थीं, जबकि मुझे घबराहट हो रही थी। और फिर मैंने भी आखिर में ये सोचकर खुद को समझा लिया था कि वाकई मेरी शादी उसके चाचा से हो रही है, उससे नहीं। और अगर उसने मुझसे फिर से कोई उल्टा सीधा सवाल करने की कोशिश की तो मैं उसके चाचा से शिकायत कर दूंगी। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उनके घर जाने के बाद मेरे सामने क्या हकीकत आने वाली है। समय अपनी रफ्तार से बीत चुका था और मेरी शादी खुशी खुशी मेरे पति से हो गई थी और मैं बाप के घर से अपने पति के घर आ गई थी। समय गुजरता जा रहा था और यहाँ के तौर तरीके देखकर मेरी तो जान हलक में आ गई थी। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। यहाँ आकर मुझे सभी लोगों के राज मालूम होते जा रहे थे। मैं हैरान थी कि मेरी शादी मेरे घर वालों ने ये कहाँ कर दी है। मेरी अम्मा तो कहती थी, तेरा ससुराल बहुत ही अच्छा है, वहाँ तू बहुत खुश रहेगी, तुझे ज़िंदगी की हर सुख सुविधा मिलेगी। वो लोग बहुत ही इज्जत और मर्तबे वाले हैं, बस तुझे उनके हर हुक्म की पैरवी करनी है। लेकिन यहाँ आकर तो एक अलग ही हालात मेरे सामने आ रहे थे। मेरी जेठानी की बड़ी बेटी, जिसका नाम तानिया था, एक बहुत ही अलग मिजाज की लड़की थी। उसकी उम्र 18 साल थी, मगर उसकी हरकतें किसी 28 साल की बुरी औरत जैसी थीं। तानिया को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो सारे खेल खेली हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे बेढंगे परिवार में हो जाएगी। शादी की सुबह मैं हैरान रह गई थी
जब मेरी वही 18 साल की भतीजी अपने चाचा की एकदम गोद में आकर बैठ गई थी। मेरे लिए ये सब कुछ काफ़ी हैरान करने वाला था। मेरी अम्मा ने तो मेरे ससुराल की बहुत तारीफ़ें की थीं कि तेरे ससुराल वाले बहुत धार्मिक लोग हैं, तू बहुत खुश रहेगी, कोई भी परेशानी तुझे पेश नहीं आएगी। जो धार्मिक लोग होते हैं उनके दिल में भगवान का खौफ होता है, मगर मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी आकर अपनी बेटी को ले गई थी, जबकि वो लगातार मना करती रही कि उसे अभी यहीं रहना है। मेरे पति भी शायद मेरी मौजूदगी में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही हमें नाश्ते के लिए बुलाया गया था। काफ़ी खुशनुमा माहौल में नाश्ता किया जा रहा था, लेकिन अचानक ही तानिया आकर बैठी तो माहौल में एक अजीब सी ठंडक छा गई थी। मेरी सास, मेरी ननदें और मेरे देवर, सभी के चेहरे तानिया को देखकर उतर गए थे। वहाँ से धीरे धीरे सबने उठना शुरू कर दिया था, जबकि वो लड़की तानिया अब भी डटी हुई नाश्ता कर रही थी। जब उसकी दादी ने महसूस किया कि सब लोग उठकर जा रहे हैं तो उन्होंने खुद ही तानिया को अंदर भेज दिया, जबकि तानिया मुंह बिगाड़ती और सबको बुरा भला कहते हुए अंदर चली गई थी। मैं हैरान थी कि उसे मेरी मौजूदगी का भी एहसास नहीं हुआ था। शायद वो ऐसी ही सोच की मालिक थी, लेकिन मुझे नहीं पता था असली हकीकत क्या है। जैसे जैसे समय बीतता गया, तानिया की और भी अजीब बातें मेरे सामने आने लगीं। एक बार रात का दूसरा पहर चल रहा था और प्यास के कारण मेरी नींद अचानक खुल गई थी। मैंने साइड टेबल की ओर हाथ बढ़ाया तो देखा जग खाली पड़ा है, जिससे मुझे और भी चिढ़ हो गई थी। मैंने गुस्से में अपने पति की पीठ को घोरा। रात में पानी लाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, लेकिन हर बार की तरह वे आज भी पानी लाना भूल गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस समय उनकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने चुपचाप चप्पल पहनी और बाहर निकल आई। जैसे ही मैं रसोई के पास पहुंची, तानिया की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। शायद वो किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। वो धीरे धीरे कह रही थी, देखो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जितना कहा है उतना करो और सही समय पर वहाँ पहुँच जाना। मुझे नहीं पता, बस मुझे ये काम करना है। अब मेरा दिल बहुत कर रहा है, मुझसे अब सहन नहीं होता। न जाने मम्मी मेरी शादी कब करेंगी और मैं ये काम अपनी ज़िंदगी में जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनने में काफ़ी दिलचस्प लग रही थी। मैं ध्यान से उसकी बातें सुनने लगी। वो आगे बोली, बस मैंने सोच लिया है, अब मैं ये काम करती ही जाऊंगी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। तानिया की ये बातें सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वो शादीशुदा रिश्ता बनाने की इच्छा जता रही थी, और वो भी किसी अनजान आदमी के साथ। क्या ये बातें उसके लिए सही थीं? मैं उससे जाकर पूछना चाहती थी, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। वो बोली, और हाँ साइम, वहाँ सिर्फ तुम अकेले नहीं होने चाहिए, तुम्हारे साथ 2-4 और लड़के भी होने चाहिए। मैं किसी एक आदमी के साथ ये काम नहीं कर सकती। वहाँ 2-4 और लड़के हों तभी मज़ा आएगा, नहीं तो ये सब बेमज़ा सा रह जाएगा। उसकी इन बेहुदा बातों पर मेरे कान की लौ तक लाल हो गई थी। अचानक ही वो किचन से बाहर आई और मुझे सामने खड़ा देखकर वो बगल से निकल गई। उसके माथे पर कोई बल नहीं आए थे और ना ही चेहरे पर कोई घबराहट थी। वो इतनी आसानी से ये बातें कर रही थी मानो ये बातें उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन मेरा दिमाग उसकी इस तरह की बातें सुनकर सुन्न हो चुका था। तानिया हमारे घर की इज्जत थी, अगर वो कोई गलत काम करती तो हमारे परिवार की ही बदनामी होती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने जल्दी से पानी पिया और जग भरकर अपने कमरे में लौट आई। वो रात मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मैंने अपने पति की पीठ को देखा और उन्हें उठाकर ये सब बताने का सोचा, लेकिन मैं इतनी जल्दी किसी लड़की पर आरोप नहीं लगा सकती थी। वैसे तो घर में कोई तानिया को पसंद नहीं करता था, लेकिन अगर मैं उस पर यह घिनौना आरोप लगाती तो सब लोग मेरे खिलाफ हो जाते। मेरी शादी को अभी केवल 2 महीने ही तो हुए थे, इसलिए मैं इतनी जल्दी कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती थी जिससे कि मेरे वैवाहिक जीवन पर असर पड़े। जैसे जैसे समय बीता, मैंने चुप्पी साध ली थी। मैं तो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि अपने पति से ये बात कर सकूं। आखिरकार 4 बजे के बाद मुझे नींद आई थी और मैंने भगवान का धन्यवाद किया। सुबह हमेशा की तरह उजली साबित हुई। सूरज के उगते ही मैं उठ गई और घर की औरतों के साथ नाश्ता बनाने में बिजी हो गई। मैं बार बार तानिया की माँ की तरफ देख रही थी। इस घर में वही एक औरत थी जो तानिया से बेहद प्यार करती थी। बाकी घर के लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। अचानक मेरा मन हुआ कि मैं उन्हें उनकी बेटी की करतूतें बता दूं।
जो रात वो बातें कर रही थी वो सारी बातें उन्हें बता दूं, लेकिन फिर सोचा शायद इसका कोई फ़ायदा ना हो, कौन जाने वो मुझ पर यकीन भी करेंगे या नहीं। पर मेरा ज़मीर मुझे चुप बैठने नहीं दे रहा था। नाश्ता करने के बाद मैंने ऊपर कबूतरों को दाना डालने चली गई। ये शौक़ मेरे पति का था। घर में किसी को भी कबूतर पालने का शौक़ नहीं था सिवाय मेरे पति के, जिन्होंने छत पर एक बड़ा सा पिंजरा बना रखा था जिसमें कई कबूतर पाल रखे थे। मैंने कबूतरों का दाना पानी किया और नीचे आने लगी। तभी मेरी नज़र छत के कोने में बैठी तानिया पर पड़ी थी, जो मंडेर पर बैठी मोबाइल चला रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ी। मुझे देखकर वो एकदम से झेंप गई थी। वो क्या कर रही थी मुझे नहीं पता था, पर इतना तो समझ आ गया था कि वो मोबाइल में कुछ तो देख रही थी और बड़े ही लगन से देख रही थी। अचानक मेरे मन में गलत सलत ख्याल आने लगे। यकीनन वो मोबाइल पर कुछ गलत ही देख रही थी, तभी तो मेरे आने पर घबरा गई थी। मुझे हैरत हो रही थी, इतनी छोटी उम्र में ये लड़की ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन मैं उसे कुछ कहने वाली थी कि वो वहाँ से फ़ौरन भाग निकली। मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करना क्या चाहती है, लेकिन इतना तो साफ था कि वो बहुत बड़ा कोई गलत काम करने वाली है, जिसके बाद पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। मगर मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मेरी जान सूख रही थी। शादी के ये दिन मेरे लिए खुशियों के नहीं बल्कि किसी सज़ा के जैसे हो गए थे। तानिया की सच्चाई जानकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था और ख़ासकर अपनी जेठानी पर गुस्सा भी आ रहा था कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की कैसी परवरिश की है। उसके पापा भी अक्सर उस पर गुस्सा होते रहते थे, खासकर उसकी लापरवाही पर। उसका बेफिक्राना अंदाज सबको खटकता था। जब वो बाहर जाती थी तो काफ़ी देर बाद घर वापस लौटती थी। मेरी सास उसकी इन बातों पर बहुत चिड़चिड़ाती थीं, पर तानिया एक कान से सुनकर दूसरे कान से सबकी बातें सुनकर निकाल देती थी। वो दिन भी रोज़ की तरह गुजर गया। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर तानिया सजी धजी बैठी थी। मेरी सास ने उसे एक नज़र देखा और बोली, अरे तानिया, तू कहाँ जा रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? घर से इजाज़त ली भी है या नहीं? तानिया ने अपनी दादी को देखा और बिना कुछ कहे नाश्ता करने लगी। वो इकलौती बच्ची थी जो अपनी दादी को ऐसे नज़रअंदाज करती थी जैसे उनका इस घर में कोई वजूद ही नहीं है। तानिया तो सभी को इसी तरह अनदेखा करती थी। किसी से बात करना उसने ज़रूरी नहीं समझा। शायद उसकी परवरिश ही ऐसी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो सभी के सवालों को नज़रअंदाज करके अपना बैग उठाकर घर से चली गई थी। पीछे सब लोग उसकी माँ को ताने मार रहे थे, जबकि उसकी माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं हैरान थी, ये औरत आखिर चाहती क्या है? शायद उसे अपनी बेटी की करतूतें मालूम नहीं थीं, पर उसकी मुस्कान मुझे किसी बड़ी आफत का संकेत लग रही थी। मुझे बस तानिया के लौटने का इंतज़ार था ताकि सच्चाई सामने आ सके। तानिया जो कल साइम नाम के लड़के से 4-5 और लड़कों की बात कर रही थी, वो उनके साथ रंगरलियाँ मनाने गई थी, उनके साथ पाप करने के लिए गई थी। ये सोच कर ही मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। तानिया शाम को थकी हारी वापस लौटी थी और सीधा अपने कमरे में जाकर सो गई थी। वो इतनी थकी हुई थी कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उसे 2-3 बार खाने के लिए बुलाने की कोशिश की, पर उसने हर बार मना कर दिया और ये देखकर मुझे यकीन हो गया था ये लड़की कैरेक्टर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मेरा दिल उससे उचाट हो गया था। मुझे उससे नफरत सी महसूस होने लगी थी, बल्कि उससे घिन आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसको ख़त्म कर दूं। जिस लड़की को जायज़ नाजायज़ का फ़र्क नहीं पता, उसे जीने का कोई हक नहीं है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे पति अपने दोस्तों के पास चले गए और मुझे अपनी सास के कमरे में भेज दिया। वहाँ पहले से ही मेरी एक देवरानी और एक जेठानी वहाँ बैठी थी जो सास से बातें कर रही थी। मैं भी उनके साथ जाकर बैठ गई। अचानक तानिया का जिक्र छिड़ गया। मेरी छोटी जेठानी ने सास से कहा, आप लोगों ने बेवजह ही तानिया को इतना सर पर चढ़ा रखा है। उसकी शादी करो और उसे उसके घर भेजो। फालतू में हर वक्त घर में कलह मचाती रहती है। उसकी वजह से सब लोग परेशान रहते हैं। कल भी बिहान यही कह रहे थे कि इस लड़की ने हमारी नाक कटवाने की कसम खा ली है, न जाने यह हमारा क्या करेगी। मेरी जेठानी भी यही बात कहने लगी। अचानक लंबी खामोशी के बाद मेरी सास बोली, बस पराई बच्ची है, कुछ दिन की मेहमान है, फिर चली जाएगी। तुम लोग अपना खून मत जलाओ, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। पराई बच्ची, इस शब्द पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, पराई बच्ची से क्या मतलब? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे बहू, तुम्हें क्या मालूम,
कि तुम्हारी जेठानी के तो कोई बच्चा ही नहीं था, उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। तानिया उनकी अपनी बेटी नहीं है, उसे गोद लिया गया है और बेवजह उसे ढेर सारे लाड प्यार दिए गए हैं। इसी लाड प्यार के चलते वो बिगड़ गई है। और ये बात मेरे लिए चौंकाने वाली थी। मैं बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रही थी। अब मुझे तानिया की बेहुदा हरकतों की असलियत समझ आ रही थी। मेरी जेठानी का धीरे से मुस्कुराना, तानिया का देर से घर आने पर कुछ भी न कहना, उसकी गलतियां जानते हुए भी उसे नज़रअंदाज कर देना, आज सब सच्चाई सामने आ चुकी थी। उन्होंने कभी भी तानिया को अपनी औलाद माना ही नहीं था। मुझे तानिया पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वो कैसे घर में पैदा हुई है, यानी उसका भविष्य पूरी तरह अंधकार में था। उसकी दुनिया और ज़िंदगी दोनों बर्बाद हो चुकी थीं। आज पहली बार मुझे तानिया के लिए दुख महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि असलियत तो कुछ और थी, जिसका मुझे अभी पता नहीं था। अगले दिन सुबह मैंने उसे बहुत हैरानी से देखा। मेरा शक धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था। वो बहुत लड़खड़ाते हुए कदमों से चल रही थी, जो इस बात की निशानी थी कि उसने यकीनन कुछ गलत किया है। मेरी सास ने उसे कई बार टोका, लेकिन वो हमेशा की तरह अनदेखा करके अपनी माँ की बाहों में सिमट गई। उसकी माँ ने उसके लिए ताज़ा नाश्ता बनाया और उसके सामने सजा दिया, जिसे वो चुपचाप खा रही थी। आज मैं भी उसके साथ बैठी और उससे इधर उधर की बातें करने लगी। मेरा मकसद ये था कि मैं उसे दोस्ती करना चाहती थी। मैं इतना तो जान चुकी थी कि ये लड़की बुरी संगत में पड़ चुकी है, लेकिन अगर ये मेरे साथ रहती तो मैं इसकी सही परवरिश कर सकती थी और इसे बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर ला सकती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो असल में कुछ और ही थी, जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। काफ़ी देर तक वो मुझसे बातें करती रही और फिर अपने कमरे में उठकर चली गई। इस दौरान उसने अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैं समझ गई वो लड़की बेबाक होने के साथ साथ काफ़ी चालाक भी है, इसीलिए वो अपने ऊपर कोई बात आने नहीं देती। कुछ ही देर बाद वो फिर नहा धोकर बाहर आई और ख़ुद को एक बड़ी सी चादर में ढककर अपनी माँ को अलविदा कहकर चली गई। आज तो मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। उसकी माँ सब कुछ देखती रहीं और चुपचाप बैठी रहीं। मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा और कहा, आप पागल हो गई हैं क्या? अपनी बेटी को इस तरह आपने कैसे जाने दिया? कि आपको नहीं पता वो जवान लड़की है, भटक सकती है, गलत संगत में पड़ सकती है। आप उसकी सही परवरिश क्यों नहीं कर रही हैं? मेरी जेठानी ने मुझे हैरानी से देखा और कहा, देखो मीना, तुम इस घर की बहू हो, लेकिन अभी नई नई हो। तुम हमारे घर के मामलों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती हो, इसलिए अभी तुम्हारा ज़्यादा बोलने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, अपना ध्यान अपनी शादी पर लगाओ। मेरे पति, मेरी सास और मेरी बेटी क्या करते हैं, ये हमारा मसला है। मेरी बेटी क्या करती है, कहाँ जाती है, इसका और उसके भगवान का मामला है। तुम कौन होती हो उसे परखने और जांचने वाली? मेरी जेठानी की ये बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि क्या माँ ऐसी भी होती हैं जो अपनी औलाद के साथ इतना बुरा करती हैं। मैं गुस्से में कमरे में जाकर बैठ गई, लेकिन खुद को बिल्कुल भी काबू में नहीं कर पा रही थी। दोपहर के समय तानिया घर वापस आ गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। मैंने उसे पानी का गिलास दिया तो उसने तुरंत पूरा गिलास एक ही बार में पी लिया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगी। फिर अचानक से उसने अपनी दादी, अपनी माँ के बारे में भी पूछा। मैंने धीरे धीरे उसे सबके बारे में बता दिया तो उसने सिर्फ इतना कहा कि वो बहुत थकी हुई है, सोने जा रही है। थोड़ी देर बाद आराम करके उठे तो मुझे दोपहर का खाना दे देना, क्योंकि मुझे भूख लगी है। मैंने भी सिर हिला दिया, क्योंकि मैंने अब मन बना लिया था कि मैं उसे सही राह पर लाकर ही दम लूँगी। लेकिन आज मुझे ये नहीं पता था कि सच मुझ पर कैसे उजागर होने वाला है। कुछ देर बाद जब मैं कमरे में गई तो वो अपने कमरे में बने एक छोटे से मंदिर में भगवान के चरणों में सर दिए बैठी थी। मैं वहीं बेड पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी कि जब वो आए तो मैं उसे खाना दे दूं। वैसे मुझे आज बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि तानिया इतनी धार्मिक कब से हो गई कि भगवान के साथ इतना समय बिता रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा ज़रूर अपने किए गए पापों की माफ़ी मांग रही होगी। जब उसे भगवान के चरणों में सर दिए काफ़ी देर हो गई तो मैं उठकर उसके पास चली गई। उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो मेरी चीख निकल गई थी। मैंने तुरंत उसके सीने पर हाथ रखकर देखा तो उसके दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थीं। नाक पर हाथ रखा तो वहाँ भी सांस नहीं आ रही थी। उसकी कलाई चेक की, लेकिन नब्ज भी थम चुकी थी और उसकी जान उसके शरीर से निकल चुकी थी। हैरत के मारे मेरी आंखें तो बाहर निकलने को हो गई थीं। मैंने तुरंत जोर से चिल्लाकर सबको कमरे में बुला लिया।
शुक्र था कि घर में 2 मर्द मौजूद थे। तुरंत तानिया को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां जाते ही हम सब पर यह हकीकत खुल गई कि तानिया का निधन 1 घंटे पहले ही हो चुका था। हम सब वहीं पर रोने और चीखने चिल्लाने लगे। थोड़ी देर बाद ही तानिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि लड़की कितनी शरीफ थी, उसकी तो मिसाल नहीं मिलती थी। ऐसी मौत तो नसीब वालों को मिलती है। सब यही बात कर रहे थे, लेकिन हमारे घर वालों के चेहरे उतरे हुए थे। गली वाले भी कुछ उसकी अच्छाई के बारे में बोल रहे थे तो कुछ बुराई के बारे में कि ये लड़की बहुत देर से घर आती थी, न जाने कहाँ कहाँ जाती थी। लेकिन हमें नहीं पता कि कुछ दिनों बाद हम सब पर क्या हकीकत खुलने वाली है। मेरी जेठानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे उन पर तरस आने लगा था। मेरे जेठ ने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। ये बात तो सच थी कि तानिया सिर्फ उन्हीं से बात करती थी और किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन उनका नज़रअंदाज करना और उसकी सही परवरिश न करना मुझे बहुत बुरा लगता था। और आज शायद ये उसी का नतीजा था कि तानिया हमारे बीच नहीं थी। लगभग 10 दिन बाद कुछ बेलफेयर के कपड़े पहने लोग हमारे घर में आए। उन सबके कपड़ों से पता चल रहा था कि वे किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आते ही मेरी जेठानी का नाम पूछा और तुरंत ही मेरी जेठानी उनसे मिलने के लिए आ गई। उन लोगों को मेहमानों के कमरे में बिठा दिया गया था। पानी वगैरह देने के बाद हम सब भी वहीं बैठ गए। वे वेलफेयर वाले मेरी जेठानी को देखते हुए बोले, देखिए, आपकी बेटी ने हमारी संस्था के लिए बहुत कुछ किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। जबकि मैं ध्यान से उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो आगे बोले, आपकी बेटी ने इंसानियत की एक ऊंची मिसाल कायम की है। उसने बूढ़े वृद्ध लोगों के लिए जो काम किया है उसकी तो बात ही अलग है। भगवान उसे स्वर्ग में जगह दे, उसकी आत्मा को शांति दे। इस लड़की ने जाते जाते एक ऐसा संस्थान खड़ा कर दिया है जहां वृद्ध लोग अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। उसने ऐसे स्कूल बनवाए जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलता है। उसने संस्था को इस तरह से शुरू किया कि अब लोग लगातार इस संस्था से जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी ने क्या काम किया है। हम आपको इस काम के लिए सराहने आए हैं कि आपने अपनी बेटी की इतनी अच्छी परवरिश की है और आपकी बेटी के साथ ही साइम ने भी उसका खूब साथ दिया है। हमने उसे भी खूब सराहा है कि उसके जैसी युवा पीढ़ी भी लोगों की सेवा कर सकती है। आपकी बेटी ने विधवाओं और अनाथों के लिए भी बहुत कुछ किया है। उसने जाते जाते इतने गरीबों के घरों में चूल्हे जलाए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी बेटी की तो बात ही अलग है। जबकि हमारा पूरा परिवार उस आदमी और औरत को देख रहे थे। वे लोग मेरी जेठानी के सामने एक भारी रकम रखते हुए बोले, आपकी बेटी ने हमारी संस्थान के लिए इतना कुछ किया है, ये उसकी तरफ से एक छोटा सा इनाम है। वैसे तो ये उन्हें उनकी ज़िंदगी में ही देने का इरादा था, लेकिन भगवान को जो मंजूर था। अब हम उसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकते, इसलिए ये अमानत आपको सौंप रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इसे किसी अच्छे काम में लगाएंगी, क्योंकि ये आपकी बेटी की मेहनत की कमाई है। वो लोग ये कहकर चले गए थे और हम सब लोग सन्नाटे में आ गए थे। जो पूरा घर तानिया से नफरत करता था, कोई भी उसे बात करना उचित नहीं समझता था। यहाँ तक कि मैं भी उसे हिकारत और नफरत भरी निगाहों से देखती थी। सब उसे बुरा भला कहते थे। सबके मुंह पर एक ही बात होती थी कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। और आज जब सबको सच पता चला तो सबकी आंखों में तानिया के लिए गर्व था। आज मुझे पता चला कि उसे शहादत की मौत कैसे नसीब हुई, उसकी आत्मा इतनी आसानी से कैसे निकल गई। आज मुझे अपने ससुराल पर गर्व महसूस हो रहा था। मेरी शादी कितनी अच्छी जगह हुई थी। जबकि मैंने अपनी जेठानी की तरफ देखा तो आज भी वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। सब ने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, तो वो यही बोली, मैं सब जानती हूँ। मेरी तानिया मुझे सब बताती थी। बस उसने मुझसे वादा किया था कि मैं किसी को भी उसके इस कदम के बारे में न बताऊं। वो कहती थी कि वो इतनी खामोशी से मेहनत करेगी कि उसकी सफलता शोर मचा देगी, और आज उसने वो कर दिखाया है। मुझे अपनी तानिया पर बहुत गर्व है। जबकि मेरी जेठानी ये कहकर अपने कमरे में चली गई थी, और आज मुझे अपनी सोच पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने तानिया के बारे में कितना गलत सोचा था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।